नमस्कार दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो है एनओसी। क्या एक एडवोकेट को नया केस या किसी केस को बीच में छोड़ने पर दूसरे एडवोकेट को उस केस को हैंडल करने के लिए, उस केस को इंगेज होने के लिए क्या पहले वाले एडवोकेट से एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्योंकि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट आया है और चूंकि कई लोग इससे बार बार पूछ भी रहे थे कि एनओसी के बारे में कि कब किसको एनओसी, क्या इसमें केसेस में एनओसी की जरूरत पड़ती है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट है, क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है एनओसी के बारे में कहती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। हम इसको 5 खंड में बांटेंगे और पांचों खंड में हम विस्तार से बात करेंगे। पांचों खंड को एक एक करके बात करेंगे। कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी होंगे इसके साथ में, कुछ कानूनी पहलू होंगे, कुछ न्यायिक दृष्टिकोण क्या है इस चीज़ के प्रति, जो एडवोकेट एनओसी क्या होता है इससे रिलेटेड, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत यूजेबल होने वाला है। जब कभी भी आप एडवोकेट हायर करते हैं तो सब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सब के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले जो अपना पहला टॉपिक है, यानी जो पहला पॉइंट है वो है एनओसी का मतलब। अगर हम एनओसी की मतलब की बात करते हैं तो देखिए, एनओसी को अगर हम फुल फॉर्म में देखें तो इसको कहते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हिंदी में इसको बोलते हैं अना आपत्ति प्रमाण पत्र। अना आपत्ति मतलब किसी पर आपत्ति ना लगाया जा सके, किसी पर रोक ना लगाया जा सके, चाहे फाइनेंस कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो या कोई अदर कंपनी हो या कोई भी लेन देन वाली कंपनी हो, वहाँ पे एनओसी बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है। जैसे हम पढ़ाई और स्टडी के दौरान लाइब्रेरी से हमें नोट्स लेना पड़ता था, ये भी एनओसी ही समझ लो। नोट्स लेते थे कि इसका मतलब ये हुआ कि एक साल भर में जब एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम आता था, साल भर किताब ले गए, पढ़ाई लिखाई किए, और जो नहीं पढ़ाई लिखाई मतलब किताब नहीं ले जाते थे लाइब्रेरी से, उनके लिए भी एनओसी की ज़रूरत पड़ती थी, सॉरी नोट्स की ज़रूरत पड़ती थी कोर्ट से, लाइब्रेरी से। इससे ये पता चलता है एग्ज़ाम में बैठने के लिए ये डिसाइड हो जाता है, जो एग्जामिनर डिपार्टमेंट होता है उनको पता चल जाता, परीक्षा डिपार्टमेंट होता है, पता चल जाता कि इनका आप कोई भी किताब, कोई भी बुक, ठीक है, लाइब्रेरी से कोई बाहर नहीं निकलवा रखी है, जो भी थी वो उन्होंने वापस कर दिया। इसका मतलब ये हो गया। अब एडवोकेट के केस में एनओसी की क्यों जरूरत पड़ती है? अब एडवोकेट के केस में एनओसी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि भाई जो पहले वाला एडवोकेट होता है, ठीक है, अगर आप बीच में, चाहे वो कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे आपका पैसे से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड हो सकता है, या ईमानदारी या मेहनत से रिलेटेड हो सकता है। आदमी किसी केस में एडवोकेट कितना मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आदमी, जब लोग एडवोकेट चेंज करते हैं तो वहाँ पे भी एनओसी की ज़रूरत पड़ सकती है। एक चीज़ और बीच में बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन इसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो एनओसी का मतलब समझ गए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। खासतौर पर जब ये ज़्यादातर वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे कर्जा वर्जा लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो पहले वाला आदमी था, अब इसमें उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, इसलिए एनओसी किया गया है। इतना चीज़ आप लोग समझ गए। अब हम जानेंगे मतलब जो एनओसी से संबंधित सामान्य प्रक्रियात्मक जो पहलू क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि प्रक्रियात्मक पहलू की बात करते हैं तो उस वहाँ पे होता क्या है, जो क्लाइंट होता है, मुवक्किल होता है और वकील होता है, उसके बीच के में जो अधिवक्ता होते हैं, उनके बीच में जो परस्पर संबंध होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं कभी कभार, तो फिर वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो जैसे कि जो आर्थिक अस्थिरता की बात करते हैं, स्थिरता नहीं होती है, फीस देने में असफल होते हैं, तो वहाँ पे भी हम केस को चेंज मतलब क्या कहते हैं, नया वकालतनामा साइन किया जा सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मेहनत लगन की बात होती है, जैसे कुछ लोगों को डाउट्स होता है कि मेहनत नहीं कर रही या कुछ और ऐसा कारण होता है, तो वहाँ पे भी नए वकालतनामा की साइन की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा बहुत से सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से नया वकालतनामा साइन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, नया एडवोकेट हायर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। या और एक चीज़, जो वकालतनामा होता है इसका मतलब जो साइन करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके हम आम भाषा में समझना चाहें तो इसका मतलब यही होता है कि जो वकील है, वो अधिवक्ता है, वो अपने मुवक्किल के द्वारा जो कानूनी प्रतिनिधित्व होगा वो सारी करेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो प्रक्रियात्मक पहलू होता है वो यही होता है। कानूनी पहलू की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील द्वारा अपने कानूनी प्रतिनिधित्व
बचाव करने का अधिकार देता है, जैसा कि अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है, जिसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। मौलिक अधिकार देखिए, अगर जो अधिकार 22(1) में दिए गए हैं, जिसमें से अपने पसंद का वकील हायर करना, कानूनी प्रतिनिधित्व करना या नेतृत्व करना आप कह सकते हैं, तो अगर इसका पालन नहीं होता तो इसका मतलब ये हो कि इसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। कुलदीप अग्रवाल बनाम उत्तराखंड राज्य के अन्य के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि एक आरोपी को भी अपने पसंद के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने का मौलिक अधिकार है, और इसका खंडन होगा तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। अगर हम कानून की बात करते हैं तो जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 303 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके साथ शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के दौरान अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव का अधिकार है। सरस्वती स्वामी गल तमिलनाडु बनाम राज्य और अन्य में अदालत ने कहा कि अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव के समान अवसर से इनकार करना धारा 303 के तहत सभी प्रावधानों का उल्लंघन होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1908 आदेश 3 नियम 4 में एक वकील की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। यह पीड़ित पक्षों या व्यक्तियों को अपना प्लीडर चुनने का अधिकार देता है और उससे संबंधित प्लीडर के माध्यम से प्रतिनिधित्व यानी नेतृत्व करने को पार्टी की इच्छा से बंद किया जा सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम भाग 6 अध्याय 2 खंड 2 खंड 15 में कहा गया है कि एक अधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वह अपने मुवक्किल के हितों को बिना किसी अप्रिय परिणाम की परवाह किए सभी निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीकों से निडर होकर बनाए रखे। सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 की अपनी अधिसूचना में अपने आदेश के 4 के तहत एक वकील को बदलने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसके बारे में हम अभी देखते हैं। नंबर 1, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रखने वाला कोई भी व्यक्ति पूर्व एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की सहमति के बिना या चैम्बर्स में न्यायाधीश की अनुमति के बिना उसी मामले में उसके लिए कार्य करने के लिए किसी अन्य एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को अधिकृत करते हुए वकालतनामा दायर नहीं करेगा, अर्थात वहाँ पे एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी जब तक कि पूर्व एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मर चुका है। रीज़न, उसमें सिचुएशन क्या होना चाहिए, मर चुका है या मन या शरीर की दुर्बलता के कारण अधिनियम को जारी रखने में असमर्थ है, तब वो दूसरा एडवोकेट रख सकता है बिना एनओसी के। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो है जहाँ तक एक पक्ष अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में परिवर्तन करता है, नया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अन्य सभी उपस्थित पक्षों को परिवर्तन में सूचना देगा। सबको पता होगा। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी बात करते हैं, कोई भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड न्यायालय की अनुमति के बिना केवल अपने मुवक्किल द्वारा शुल्क का भुगतान न करने के कारण किसी भी मामले के संचालन से हट सकता है। जी हाँ, इसको रिपीट करना चाहूँगा। कोई भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड न्यायालय की अनुमति के बिना केवल अपने मुवक्किल द्वारा यानी कि जो क्लाइंट द्वारा शुल्क का ना भुगतान न करने के कारण किसी भी मामले के संचालन से हट सकता है। ये एडवोकेट को दिया गया है। एडवोकेट एक्ट 1961 अध्याय 5 धारा 35 में अधिवक्ता के यानी कि वकील के प्रक्रियात्मक और व्यवहारिक कदाचार के लिए सज़ा निर्धारित की गई है। एडवोकेट एक्ट में कदाचार की कोई भी परिभाषा नहीं है, लेकिन इसे कर्तव्यों और सिद्धांतों का उल्लेख के रूप में देखा जा सकता है। यह शीर्ष अदालत ने नोरतनमल चौरसिया बनाम MR मुरली और अन्य के मामले में देखा। इसीलिए यह माना जा सकता है कि एनओसी देने से इनकार करना परिषद द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन का कदाचार के दायरे में आता है। इसके बाद अगर हम न्यायिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य बनाम शोभाराम मामले में यह कहा गया कि अनुच्छेद 22(1) में प्रयुक्त शब्द उसकी पसंद का है।
स्पष्ट रूप से पक्ष या अभियुक्त के वकील को बदलने की अधिकार को भी बताता है जिसे नियुक्त किया गया था। वह अधिवक्ता उसकी फाइल को नहीं रोक सकता। CS वेंकटू सुब्रमण्यम बनाम भारतीय स्टेट बैंक में मद्रास उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक याचिकाकर्ता अपने मुवक्किल को प्रमाणित करने के लिए NOC देने की शर्त के रूप में अपनी फीस या आंतरिक धनराशि मांगने का हकदार नहीं होगा। उसकी वापसी और दूसरे वकील की नियुक्ति करने की सहमति देना है। इसके अलावा RD सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा में अदालत ने यह देखा कि अपनी पसंद का वकील रखना पार्टी का अधिकार है तथा साथ ही अधिवक्ता पक्ष की मांग पर मामले से संबंधित कागजात व फाइल वापस करने के लिए बाध्य है और ऐसा न करने पर कदाचार माना जाएगा। कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम M शेखर व अन्य में माननीय अदालत ने कहा कि जब पहले से लगे कि अधिवक्ता NOC नहीं है तो नई परिषद द्वारा दायर वकालतनामा को स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसा कि इस वीडियो में तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गया कि अगर आप नए एडवोकेट हायर करते हैं तो पुराने वाले पहले वाले एडवोकेट से जो NOC प्रमाण पत्र होता है यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो जो मुवक्किल होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, या आप सभी लोगों में से कोई भी होता है तो नया वकील अगर हायर करता है तो उसको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और मांगना भी आप मांग सकते हैं। रीज़न अगर हम इसका विश्लेषण निष्कर्ष की बात करते हैं तो देखिए ये चीज़ कंफर्म है कि NOC ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जहाँ पे जैसे कि अभी मैंने वीडियो में बताया कि अगर जो अधिवक्ता है, जो एडवोकेट है, मर चुका है या शारीरिक या मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ नहीं है या ठीक नहीं है, केस को आगे लेकर चलने में सही नहीं है, तो भी एडवोकेट चेंज किया जा सकता है। तो वहाँ पे आपको NOC की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशन भी बनाए गए हैं जहाँ पे NOC की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो NOC एक मस्ट चीज़ है। हर जगह पर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे NOC की मांग करें, NOC ले सकते हैं, आपका अधिकार है। आपका संविधान भी कहता है, आपका जो और कानून है वो सब सारे कहते हैं, जो संविधान द्वारा आपको मौलिक अधिकार दिए गए उसमें से एक है आर्टिकल 22(1) में। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी रोचक वीडियो के साथ में जो आपके लीगल नॉलेज को इनहेंस कर सके। जय हिंद।